नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 10 दैट इज़ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने यह चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम थोड़ा इन ओवरव्यू ले लेते हैं। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा? आप सांस ले रहे हो, इनहेल एक्सहेल कर रहे हो, उसके साथ कुछ प्रोसेस हो रही है आपके फूड डाइजेशन में, जो आपके ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये सब ऑर्गेनिजम्स मतलब जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें जो रेस्पिरेशन हो रही है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक बार क्या होता है बूझो, मतलब ये एक कहानी है छोटी सी, मैं आपको बता देता हूँ सिंपल। एक लड़का होता है, उसके स्टेशन पे उसके दादा दादी आए होते हैं। वो धीरे धीरे भागते भागते पहुंच जाता है बस स्टॉप पे। पहले तो जब धीरे धीरे चल रहा होता है तो उसकी ब्रीदिंग क्या होती है, सांस लेने की प्रोसेस जो होती है वो नॉर्मल होती है। लेकिन जैसे जैसे भागता है ना तो उसकी सांस लेने की जो प्रोसेस है ना वो बढ़ जाती है। और जब वो अपने अपने जो भी उसका बस स्टैंड पे जो आया था उसके ग्रैंडफादर वगैरह, तो वो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी इतनी सांसें क्यों तेज़ हो गई? तो वो बोलता है क्योंकि मैं भागते भागते आया। तो अब ये भी उसके अंदर डाउट आ जाता है कि हाँ, तो मेरी ये रेस्पिरेशन इतनी तेज़ क्यों हुई, क्यों मैं इतनी तेज़ से सांस लिया? तो अब उसके अंदर ये डाउट प्रेजेंट हो जाता है। तो आगे चलते हैं हम, हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। देखो अब वाई डू वी रेस्पायर। अब देखो, जो नॉर्मल इंसान जो चलता है ना वो 1 मिनट में कितनी बार रिस्पायर करता है, सांस लेता है। ये आपको एक्टिविटी करना है तो आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 16 बार और 17 बार और 18 बार, इससे ज़्यादा नहीं करता। और जब भागते हो, भाग के रुक जाते हो, जब आप कुछ एक्टिविटी करते हो तो उस समय पे आपकी रेस्पायरेशन की स्पीड जो है बढ़ जाती है। लगभग 30 से 35 बार तक आप भागते हो, तो ये आपको पता रेस्पायर करते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो चैप्टर 2 में ऑलरेडी आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रखा है ना। प्लांट और एनिमल के बारे में हमने पढ़ा हुआ है ना। न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो जो ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक यूनिट सेल से मिलके बनते हैं ना। सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे किससे बनते हैं? छोटे छोटे सेल से मिलके बनते हैं। अ सेल इज अ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है? ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, फंक्शन करता है और उनको स्ट्रक्चर देता है। तो उसको हम बोलते हैं क्या? सेल। तो आपको समझ के ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन, है ना। सभी जो सेल होते हैं वो, उनका सभी सेल का एक एक फंक्शन होता है। जैसे हमारे किडनी के सेल अलग होते हैं, लीवर के सेल अलग होते हैं, है ना, और लंग्स के सेल अलग होते हैं। सभी सेल क्या होते हैं? अलग अलग, और उनका क्या होता है? अलग अलग फंक्शन भी होता है। न्यूट्रिशन के लिए अलग फंक्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, सभी के सेल अलग अलग होते हैं और वो अलग अलग अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। टू परफॉर्म दिस फंक्शन द सेल नीड्स एनर्जी। अब ये फंक्शन परफॉर्म करना है तो उन्हें क्या चाहिए? कुछ एनर्जी चाहिए। इवन इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। जब भी हम खा भी रहे हैं या सो रहे हैं या पढ़ रहे हैं तब भी हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। कभी कभी देखा होगा आपने, सोते सोते भी आप थक जाते हो। तो क्यों थक जाते हो? क्योंकि आपको वहाँ पे भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। बट वेयर डज द एनर्जी कम फ्रॉम? लेकिन ये एनर्जी आती कहाँ से है? कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? आपके मम्मी पापा क्यों ऐसा बोलते हैं कि बेटा आपको खाना रेगुलर खाते रहना चाहिए, है ना, आपको टाइम टेबल पे खाना चाहिए, ऐसे बोलते रहते हैं। द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी। फूड के पास क्या है? एक स्टोर्ड एनर्जी है। उस फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। वो कब रिलीज़ होती है? जब हम रेस्पायर करते हैं, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तब वो एनर्जी क्या होती है? रिलीज़ होती है। Therefore, all living organisms respire to get energy from food. तो इसके लिए क्या होता है? सभी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं एनर्जी लेने के लिए। किससे? फूड से एनर्जी लेने के लिए। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर, है ना, हम हवा में सांस लेते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन ऑक्सीजन। एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। वी ब्रीद आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। हम सांस लेते हैं, हम लेते ऑक्सीजन है और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। द एयर वी ब्रीथ इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी,
है ना। एंड अल्टीमेट टू ईच सेल, जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन जो आती है वो हमारी पूरी बॉडी के पार्ट में पहुंच जाती है, अल्टीमेटली कहाँ पे पहुंच जाती है, वो सेल में ही पहुंच जाती है। इन द सेल ऑक्सीजन इन एयर हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जो सेल होते हैं ना, सेल में कुछ ऑक्सीजन होते हैं, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जो भी हमारे फूड होते हैं ना, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल, जो फूड जो ब्रेक डाउन हो रहा है ना सेल के अंदर, विद रिलीज ऑफ एनर्जी, और उसके साथ क्या निकल रही है, एनर्जी भी निकल रही है, तो उसे हम बोलेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आया समझ में आपको। द प्रोसेस इन द एयर हेल्प द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, है ना। जो प्रोसेस, जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन जो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में जो हेल्प कर रही है एयर में, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी के सेल में ये रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है। तो ये आपको पता चल गया बेटा सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होती है। आ गया समझ में आपको सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होते हैं। जो भी आपका फूड ब्रेक डाउन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल इज नोन एज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आया समझ में। और ये सभी सेल्स में होता है। इन द सेल द फूड, जो ग्लूकोज बोलते हैं जिसे हम, इज ब्रोकन डाउन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग द ऑक्सीजन। जो फूड होता है हमारा, जो सेल के अंदर जो फूड होता है, ग्लूकोज होता है, उसको हम क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, और हम क्या फॉर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। उस किसका यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन। जो ग्लूकोज जो होता है हमारा ब्रेक डाउन होता है सेल के अंदर, वो किसकी हेल्प से होता है, वो ऑक्सीजन की हेल्प से ही तो होता है। और बाद में रिलीज क्या होती है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम वाटर और एनर्जी, ये सारी चीज़ें रिलीज होती है। व्हेन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, जो ब्रेक डाउन हो रहा है किसका, ग्लूकोज का, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से, उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो फूड का, अगर मान लो फूड का कोई ब्रेक डाउन हो रहा है और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आपको ये पता चल गया। जैसे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। आप खाना खाते हो और ऑक्सीजन लेते हो, यही सारी चीज़ें क्या हो रही होती हैं, आपके शरीर में प्रोसेस हो रही होती है, आपके बॉडी में प्रोसेस हो रही होती है। तो ये आपको पता चल गया। यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे यीस्ट, दैट कैन सर्वाइव इन द अब्सेंस ऑफ एयर। ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं एयर की अब्सेंस में। दे आर कॉल्ड द एनारोब्स। जो एयर की अब्सेंस में सर्वाइव कर सकते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनारोब्स। दे गेट एनर्जी थ्रू द एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। मैंने बोला एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको ही हम बोलते हैं क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो मान लो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन हो रहा है ना, उसके बाद क्या आपका प्रोड्यूस होता है, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो क्या हम प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। लेकिन यहाँ पे क्या हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सच एज गिवन बिलो। ये देखो यहाँ पे ये आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या हो रहा है यहाँ पे, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या आपको मिलेगा, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। वहाँ पे अल्कोहल की जगह पे क्या था बेटा, वाटर। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। तो आपको ये पता चल गया। आर मसल्स सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली। जो हमारे जो मसल्स होते हैं ना, वो भी एनारोबिकली ही रेस्पायर करते हैं, बट ओनली फॉर शॉर्ट टाइम। लेकिन ये कुछ शॉर्ट टाइम के लिए। व्हेन देयर इज़ अ टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज, जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो, फास्ट रनिंग करते हो, साइकिलिंग, वॉकिंग और मैनी आवर्स ऑफ हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ हाई। उस समय क्या होती है, एनर्जी की डिमांड क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड। लेकिन वहाँ पे क्या होती है, जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है,
एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए वो लिमिटेड होती है। देन एनारोब रेस्पायर टेक प्लेस इन द मसल्स। तो उस समय क्या होता है, एनारोब क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं अपने मसल्स को क्या करने के लिए, एनर्जी देने के लिए, टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द एनर्जी। उस समय क्या होता है, जब हमें कमी पड़ जाती है एनर्जी की, जब हम खूब मेहनत कर लेते हैं, तो उस समय एनारोब एक्टिविटीज़ क्या करने लग जाती है, हमारी बॉडी में काम करती है। तो ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन हो जाता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारा क्या होता है, ये मसल्स के अंदर बात कर रहा हूँ, है ना, एक बात ध्यान में रखना। तो उस समय क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ये दो चीज़ें हमारे बॉडी में क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं जब हम हैवी वर्क कर रहे होते हैं। फिर हैव यू एवर वंडर व्हाई वी गेट मसल क्रैम्प। आपने देखा है, आपको मसल क्रैम्प आ जाता है जब आप कभी खेल रहे हो, तो देखा है ना, क्रिकेटर खेलते खेलते क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, कभी क्रैम्प आ जाता है उनके बॉडी में। वो क्यों आता है, क्यों आता है ऐसा? तो देखो, द क्रैम्प अकर व्हेन द मसल्स मसल सेल रेस्पायर एनारोबिकली। मतलब जब वो क्रैम्प क्यों आता है, जब आपके जो मसल के सेल होते हैं ना, वो एनारोबिकली क्या हो रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं। द पार्शली ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। ये मैंने फॉर्मूला बता दिया। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज क्रैम्प। तो क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड होती है ना, वो धीरे धीरे क्या होती है, इकट्ठी होती चली जाती है। जब ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है तो आपका क्या हो जाता है, क्रैम्प आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वी गेट रिलीफ फ्रॉम द क्रैम्प आफ्टर हॉट वाटर बाथ और मसाज। फिर हमको क्या करना पड़ता है, गर्म गर्म पानी से नहाना पड़ता है, हमें मसाज करानी पड़ती है, काफ़ी कुछ करना पड़ता है, तो हमको क्या मिलता है, रिलीफ मिल सकता है। कैन यू गेस वाई इट इज़ सो? क्या आपको क्या आप बता सकते हो ऐसा क्यों? हॉट वाटर और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। वो क्या करते हैं, सर्कुलेशन, जो ब्लड में जो सर्कुलेशन हो रहा है ना, उनको क्या कर देते हैं, इम्प्रूव करते हैं। एज द रिजल्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल इंक्रीजेस। उस समय क्या होता है, फिर जो सप्लाई होता है ना ऑक्सीजन का, वो क्या होता है, आपके मसल्स में इंक्रीज हो जाता है। फिर आपकी क्रैम्प क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। दस द इंक्रीज ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द लैक्टिक एसिड। उसकी वजह से क्या होता है, आपके अंदर जो लैक्टिक एसिड जो इकट्ठा हो गया है ना, वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम डिस्कस करते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होती है बेटा? ब्रीदिंग मतलब, मैं देखो आपको सिंपल एक नॉर्मल वे में बता देता हूँ, आपको इसको समझ लेना है। जब आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो तो उसे बोलते हैं हम इन्हेलेशन। जब आप सांस अंदर लेते हो तो इन्हेलेशन बोलते हैं। जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो उसे हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। जब एक बार इन्हेलेशन एक बार एक्सहेलेशन ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो हम उसे बोलते हैं ब्रीदिंग। आया समझ में बेटा? आप जैसे आप चाहो तो अपनी नाक बंद करके एक बार अंदर लो सांस और फिर उसको एक बार बाहर छोड़ो, तो उसके बाद क्या होगा, आपकी एक इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन, सांस छोड़ी और सांस ली, एक प्रोसेस कंप्लीट हुई, दैट इज़ अ ब्रीदिंग। आपको समझ में आ गया बेटा ब्रीदिंग क्या होती है? अब ब्रीदिंग रेट क्या होता है? देखो ब्रीदिंग रेट क्या होता है बेटा, ये द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट। मतलब कितनी बार एक आदमी एक मिनट में ब्रीद करता है, उसे हम बोलते हैं क्या, ब्रीदिंग रेट। ये आपको पता चल गया बेटा ब्रीदिंग रेट क्या होता है। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटली, है ना। तो ये ब्रीदिंग, पहले आप, ऐसा तो है नहीं पहले इनहेलेशन करते चले जाते हो, इनहेलेशन फिर एक्सहेलेशन फिर इनहेलेशन फिर एक्सहेलेशन, ऐसा प्रोसेस चलते हैं। सांस लेते हो छोड़ते हो, लेते हो छोड़ते हो, ऐसा चलता है। ऐसे नहीं एक बार में सारी लेते रहते हो। जब लेते हो और छोड़ते हो तो एक प्रोसेस कंप्लीट हो गई, तो वो आपका क्या है, क्या कहलाएगा, ब्रीदिंग रेट। आपको पता चल गया एक मिनट में आप कितनी बार ब्रीदिंग ले रहे हो, ब्रीदिंग कर रहे हो, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ब्रीदिंग रेट। अ ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, है ना। आया समझ में? ब्रीथ मीन्स क्या होता है, वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी बेटा। अब क्या होता है, यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट। आप भी अपना ब्रीदिंग रेट पता कर सकते हो। अब कैसे पता कर सकते हो, देखो आप भी क्या करो, जनरली आप एक नाक बंद ऑब्जर्व करो कि आप एक मिनट में कितनी बार ब्रीदिंग लेते हो और कितनी बार ब्रीद छोड़ते हो। तो ये आपको पता चलेगा, मतलब कितनी बार इनहेल कर रहे हो, कितनी बार एक्सहेल कर रहे हो। तो ये आपको इसके प्रोसेस के थ्रू आपको पता चल जाएगा। आप चाहो तो ये नोट डाउन करते हो जब आप नॉर्मल कंडीशन में हो और जब आप रनिंग कर रहे हो,
उस कंडीशन में आप क्या करो, अपनी ब्रीदिंग रेट को कैलकुलेट कर लो। जैसे नॉर्मल मैंने बताया, नॉर्मल जो अडल्ट होते हैं उनकी ब्रीदिंग रेट क्या होती है, 15 से 18 बार। जब आप खूब एक्सरसाइज कर लेते हो तो 25 से 30 बार आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, मतलब हो जाती है। तो ये आपको पता चल गया बेटा ब्रीदिंग रेट नॉर्मल का कितनी होती है और बाद में कितनी होती है। और ये जो ब्रीदिंग होती है, ये सप्लाई टू आवर सेल इट स्पीड, ये क्या करते हैं, जैसे जैसे हम ब्रीदिंग लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, ये क्या करती हैं, ये सारी रेस्पिरेशन हमारे सेल के पास जाती है और सेल हमारा क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है हमारे फूड को। जितनी ज़्यादा आप एनर्जी, मतलब जितनी ज़्यादा आप ब्रीद करोगे उतनी ज़्यादा क्या होगा, आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसके लिए आप जब भागते हो, जब आप खेलते हो, घूमते हो, तब आपको क्या लग जाती है, भूख लग जाती है ना, हंग्री फील करते हो। तो ये क्यों हो रहा होता है बेटा, जब आप कोई काम कर रहे होते हो ना, तो वहाँ पे आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है और आपकी क्या हो जाती है, ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन है ना वो ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए आपको भूख लगती है। व्हेन यू फील ड्रॉजी डज योर ब्रीद रेट स्लो डाउन, जब आप लेज़ी फील करते हो तो क्या आपका ब्रीदिंग रेट जो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। डज योर रिसीव सफिशेंट ऑक्सीजन, क्या आप सफिशेंट ऑक्सीजन रिसीव करते हो। देखो ये कुछ एक ये टेबल दिया हुआ है 10.3, तो ये आपको एक्टिविटी बताइए, ये कपड़े धो रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, और ये आपका सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सो रहा है, और भाई ये चल रहा है, और ये क्या कर रही है, दौड़ रही है। तो आपको ये बताना है किस में ब्रीदिंग ज़्यादा होगी, ब्रीदिंग रेट किस में ज़्यादा होगा। आप बता सकते हैं डेली लाइफ में आप भी ये सारी एक्टिविटी करते होंगे तो कब ज़्यादा आप थक जाते हो। थकते तो सभी में हैं, लेकिन ज़्यादा कहाँ पे थकते हो, ज़्यादा आपको ब्रीदिंग की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी इस एक्टिविटी को करने के बाद। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस कैसे लेते हैं। तो इस टॉपिक में हम यही देखने वाले हैं कि हम सांस कैसे लेते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मतलब ब्रीदिंग का मैकेनिज्म हम सीखने की कोशिश करते हैं। देखो नॉर्मली वी टेक इन, हम क्या लेते हैं, एयर, हवा लेते हैं थ्रू हमारे क्या, नाक से, है नोस्ट्रिल के थ्रू। व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम अंदर की तरफ एयर लेते हैं, इट पासिस थ्रू आवर नोस्ट्रिल, वो कहाँ से हमारे पास होती है, नोस्ट्रिल के थ्रू पास होती है। उसके बाद कहाँ जाती है, नसल कैविटी। फ्रॉम द नसल कैविटी द एयर रीचेज आवर लंग्स, हमारे लंग्स में जाती है थ्रू द विंड पाइप। लंग्स में कैसे जाती है, विंड पाइप के होते हुए। और फिर लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, लंग्स कहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं, चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स, जो कैविटी होती है ना वो किससे सराउंडेड होती है, रिब से। ऑन द साइड्स, रिब्स के साइड से क्या होती है, सराउंडेड होती है। अ लार्ज मस्कुलर शीट कोल्ड डायफ्राम, वो वहीं पे क्या होती है, एक लार्ज मस्कुलर शीट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम। और फिर उसके बाद द डायफ्राम फॉर्म द फ्लोर ऑफ द चेस्ट, मतलब चेस्ट कैविटी, जो चेस्ट कैविटी का जो फ्लोर होता है ना, जैसे चेस्ट कैविटी है, इसका फ्लोर जो है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम। डायफ्राम आपको पता चल गया, ड्राइंग में आपको और अच्छी तरीके से पता चलेगा। द ब्रीदिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड द रिब केजेस, मतलब जो जब आप ब्रीथ करते हो ना तो मूवमेंट होती है किसकी, डायफ्राम की भी, और जो रिब्स होती है ना उनकी भी मूवमेंट होती है। अब वो मूवमेंट कैसी होती है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। जब देखो, जब आप इनहेल करते हो तो रिब्स क्या होती है, आपकी ऊपर की तरफ जाती है, मूव्स अप करती है और आउटवर्ड करती है। और डायफ्राम जो होता है ना वो डाउनवर्ड मूव करता है। मतलब जब आप इनहेल कर रहे हो, सांस ले रहे हो, तो रिब्स अपवर्ड जा रही है और आपकी और आप मूव अप कर रही है और ऊपर जा रही है और बाहर की तरफ आ रही है। वहीं पे आपका जो डायफ्राम है ना वो डाउन जा रहा है। तो दिस मूवमेंट इंक्रीजेज द स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी, और यही जो मूवमेंट है ना स्पेस क्रिएट कर देता है, इंक्रीज कर देता है हमारी चेस्ट कैविटी में, स्पेस बढ़ जाता है हमारी चेस्ट कैविटी में। और इसकी वजह से हमारी छाती उस समय क्या हो जाती है, फूल जाती है जब हम इनहेल करते हैं। एयर रशेस इन टू द लंग्स, क्योंकि एयर वहाँ पे क्या हो जाती है, भर जाती है। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर, मैंने बताया ना आपको। ड्यूरिंग एक्सलेशन, अब एक्सलेशन करते हैं, इनहेलेशन में क्या हो रहा था, हमारी रिब्स क्या हो रही थी, बढ़ जा रही थी, है ना, और आउटवर्ड फैल रही थी।
और हमारा डायफ्राम डाउनवर्ड जा रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेल में उल्टा हो जाएगा। तो रिब्स हमारी क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएंगी और अंदर चली जाएंगी, है ना। और जो हमारा डायफ्राम है ना वो मूव अप करेगा इट्स फ्रॉम इट्स पोजीशन, है ना, पहले की पोजीशन से वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, इसकी वजह से क्या होती है, आपकी छाती भी क्या हो जाती है, अंदर हो जाती है। आपने देखा होगा जब आप सांस लेते हैं जोर से तो आपकी छाती फूल जाती है, और जब सांस छोड़ते हो तो आपकी छाती क्या हो जाती है, अंदर हो जाती है। एंड द एयर इज पुशेस आउट द लंग्स। दीज मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट ईजिली। अगर आप सांस लेते हो, है ना, आप अपने क्या करो, अपनी जो हाथ है ना पाम, उसको एब्डोमेन मतलब पेट के ऊपरी वाले हिस्से पे रखो और उसको आप फील कर सकते हो अपनी मूवमेंट को। तो ये आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपको, आप यहाँ पे दिया हुआ है, आप नोस्ट्रिल के थ्रू सांस लेते हो, नसल कैविटी पे जाती है, नसल कैविटी के थ्रू फिर आपकी ये पाइप होती है ना, विंड पाइप, उसके थ्रू आपके लंग्स में जाती है, लंग्स से फिर आपके रिब्स होती है, डायफ्राम होता है, ये सारी चीज़ें होती है ना। तो ये आपको दिया हुआ है कुछ, जैसे नसल पासेज, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ट्राइकिया, और फिर लंग्स, रिब्स। ये रिब्स में क्या होता है बेटा, हवा भरी होती है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। और ये डायफ्राम है, ये आपका क्या है, डायफ्राम, ये पेट वाले ऊपर वाले हिस्से पे आप यहाँ पे अपना हाथ रख के, एब्डोमेन बोलते हैं ना इसे, तो यहाँ पे हाथ रख के इस चीज़ को फील कर सकते हो कि आपकी छाती कब बाहर जा रही है, कब अंदर आ रही है, ये सारी चीज़ें आप इसमें फील कर सकते हो। तो ये एक्टिविटी 10.4 में यही बताया हुआ है कि आप क्या करो, सांस जोर से लो, फिर अपने फ्रेंड को बोलो कि मेरी छाती नापे। क्या आपकी छाती उस समय ज़्यादा बड़ी हो गई थी जब आपने सांस अंदर जोर से ली थी, और फिर छोड़ो, फिर उसको बोलो सांस जोर से छोड़ दो, फिर उसको बोलो, फिर उसकी छाती नापे, तो क्या अब उसकी छाती का सेम साइज़ था, अगर साइज़ अलग था तो हाँ, तो ये जो मैंने ऊपर प्रोसेस डिस्क्राइब करी वो बिल्कुल क्या है, सही है। तो ये आपकी ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गई, उसको क्या कर लो, सिंपल नोट डाउन कर लो। अब हम आ जाते हैं व्हाट डू वी ब्रीद आउट, हम ब्रीद आउट क्या करते हैं। अब देखो मैं आपको एक सिंपल ऐसे ही बता देता हूँ नॉर्मली। आप क्या करते हो, जब भी आप सांस छोड़ते हो तो क्या लगता है आपको, देखो ये एक्टिविटी में बता रहे हैं, आपको लाइम वाटर लेना है, उसके अंदर क्या करना है, स्ट्रॉ डालनी है, और क्या करना है, सांस छोड़ना है। आपको ऑब्जर्वेशन करनी है क्या हो रहा है स्ट्रॉ वाटर में। तो जब आप देखते हो किसी मिराकल वगैरह, मिरर वगैरह के सामने जाके खड़े हो जाते हो और सांस छोड़ते हो, तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, ग्रे वो पानी पानी के क्या आ जाते हैं, पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो आप क्या छोड़ते हो सांस के थ्रू, सांस के थ्रू क्या क्या छोड़ते हो, ये आपको पता चल रहा है, आप वाटर वेपर भी छोड़ रहे हो, मैंने जैसे बताया कुछ एनर्जी भी रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, और उसके साथ और भी गैसेस रिलीज़ होती है क्या, तो ये आपको बताना है। तो ऑब्वियसली जो मैंने बता दिया वही चीज़ होती हैं। तो देखो अब एक छोटा सा डायग्राम है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल एंड एक्सहेल एयर। जब हम इनहेल करते हैं तो 21% आपकी क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और जब एक्सहेल करते हैं तो भी क्या होती है, 16.4%। और जब हम ये एक्सहेल कर रहे होते हो तो आपकी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है आपकी, एक्सहेल करते समय आपकी कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% और ऑक्सीजन भी होती है। लेकिन जब इनहेल कर रहे हो तो ऑक्सीजन इतनी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड इतनी होती है। तो ये आपको पता चल गया, ये इनहेल और एक्सहेल में जब आप प्रोसेस कर रहे होते हो तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो बेटा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। अब हम अदर एनिमल्स के बारे में भी जानते हैं, वो कैसे ब्रीथ करते हैं। ह्यूमन के बारे में तो हमने अच्छा खासा डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं जो अदर एनिमल्स होते हैं, जैसे एनिमल्स सच एज एलिफेंट कैसे ब्रीथ करते हैं, लायन, काऊ, गोट, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक्स, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट, इन चेस्ट कैविटी लाइक द ह्यूमन। इनके पास भी क्या होता है, एक चेस्ट कैविटी में लंग्स होते हैं, सभी के पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, तो हम जानने की कोशिश करते हैं। डू दे ऑल हैव लंग्स, क्या सभी के पास लंग्स होता है ह्यूमन बींग की तरह। लेट अस फाइंड आउट। कॉकरोच कैसे सांस लेता है, तो कॉकरोच हैज़ अ स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी, मतलब कॉकरोच की क्या होती है, साइड में क्या होती है, कुछ ओपनिंग होती है ना। अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग, जो लगभग बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं सभी की क्या होती है, सेम ओपनिंग होती है। तो ये क्या करते हैं, ये दीज ओपनिंग आर कॉल्ड द स्पाइरिकल्स। इन ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स। मतलब आप बोल सकते हो कॉकरोच के पास क्या होते हैं, स्पाइरिकल्स होते हैं। इंसेक्ट हैव नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स
इनके पास बहुत सारी नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। तो फॉर गैसेस एक्सचेंज, उसी से वो क्या करते हैं, अपनी गैसेस जो होती है एक्सचेंज करते हैं। ऑक्सीजन रिच एयर रशेस इनटू द स्पाइरिकल, मतलब वो जो ट्यूब होती है ना ओपनिंग्स, उसी में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन भर जाती है इनटू द ट्रैकिया ट्यूब, और ये स्पाइरिकल के थ्रू ट्रैकिया ट्यूब में चली जाती है और भर जाती है। डिफ्यूज इनटू द बॉडी और बॉडी टिश्यू एंड रीचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और फिर स्पाइरिकल के थ्रू कहाँ पे जाती है, ट्रैकिया, ट्रैकिया के थ्रू सभी पूरे बॉडी के पार्ट के सेल में चली जाती है। सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल गोज इनटू द ट्रैकिया ट्यूब एंड मूव्स थ्रू द स्पाइरिकल। यही प्रोसेस होती है, जब निकल जाती है अंदर तो इसी प्रोसेस से क्या होती है, निकलती भी है। दीज एयर ट्यूब्स आर ट्रैकिया आर फाउंड इन ओनली इंसेक्ट। ये सारी कहाँ पे होती है, ट्रैकिया कहाँ पे होती है बेटा, सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट में ही पाई जाती है। तो आपको ये पता चल गया। तो इंसेक्ट एंड नॉट इन द अदर ग्रुप ऑफ एनिमल, और किसी में नहीं पाई जाती दूसरे एनिमल्स में। तो ये क्या है, देखो ये ट्रैकियाज है, जो ये ट्यूब दिखा रहे हैं ना आपको, ये क्या है, ट्रैकिया है। तो ये आपको पता चल गया, स्पाइरिकल, ट्रैकिया है ना, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब अर्थवॉर्म कैसे ब्रीथ करते हैं, मैंने बताया अर्थवॉर्म हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी है। तो अर्थवॉर्म क्या होते हैं, मिट्टी के अंदर रहते हैं, और उनकी स्किन कैसी होती है, सॉफ्ट होती है और मॉइस्चर्स होती है। तो वो अपनी जो ब्रीथ करते हैं ना, वो स्किन के थ्रू करते हैं। तो उनमें इजीली क्या हो जाता है, गैस का एक्सचेंज हो जाता है। तो जैसे उसको हाथ लगाओगे तो स्लिपरी फील होगा, मॉइस्ट होती है, ये सारी चीज़ें आपने देखा है। तो अपनी स्किन के थ्रू क्या करते हैं, वो गैसेस को एक्सचेंज कर लेते हैं और सांस ले लेते हैं। जो एनिमल जो पानी के अंदर रहते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल दे दिए। जैसे मछली कैसे सांस लेती है, वो गिल्स के थ्रू सांस लेती है। देखो यहाँ पे होता है गिल्स, है ना, ये गिल्स क्या करता है, पानी में क्या करता है, ऑक्सीजन लेता रहता है और सांस इजीली ले लेते हैं। अब क्या प्लांट भी जो होते हैं वो भी रिस्पायर करते हैं? हाँ, तो हाँ, प्लांट भी रिस्पायर करते हैं, ऐसा नहीं है वो कार्बन डाइऑक्साइड अकेले लेते हैं, उनको भी क्या होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो दे ऑल्सो टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, ये भी ऑक्सीजन लेते हैं, एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं। इन द सेल ऑक्सीजन इज ह्यूज, ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन अदर ऑर्गेनिजम्स। In the plant, each part can be independently take in oxygen from the air। जो प्लांट के जो सभी पार्ट होते हैं ना, इंडिपेंडेंटली वो सभी क्या करते हैं, ऑक्सीजन अपने अंदर ले सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 1, जो हमने चैप्टर 1 में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है। उनमें क्या होता है, टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, स्टोमाटा जिसे हम बोलते हैं ना, वो क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो वहीं पे देखो, ये सॉइल के अंदर भी यही एक्सचेंज हो रहा होता है, और रूट के अंदर भी यही एक्सचेंज हो रहा होता है, और उनमें क्या होता है, एयर स्पेसिस भी, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये आपको पता चल गया, रूट क्या करती है, ऑब्जर्व करती है फ्रॉम द एयर्स द सॉइल। आया समझ में, सॉइल के पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं ना, तो क्या हो जाती हैं, वो उसी के थ्रू क्या होते हैं, आपके रूट्स भी एयर ब्रीथ कर लेती हैं, तो ये रिस्पायर करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई बेटा। अब हम आगे आ जाते हैं। जैसे कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ़ पॉटेड प्लांट इज़ ओवर वाटर। अगर क्या होगा, मतलब जो आपके घरों में जो प्लांट होता है उसको आप ज़्यादा पानी डाल दोगे, तो ज़्यादा पानी डालने से वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, हवा नहीं जा पाती है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, वो इसकी जो जड़ें होती हैं वो सड़ जाती हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, थोड़ा कम ही पानी आपको डालना चाहिए, ताकि उसमें एयर जाती रहे। अब मैंने आपको बता दिया, अब हम आ जाते हैं कुछ कीवर्ड डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया बेटा, जो रेस्पिरेशन हो रहा है इन द अब्सेंस ऑफ ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन हो रहा है ना, वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, उसे हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये क्या है, एरोबिक। एरोबिक क्या होता है, जिसका ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन हो रहा है इन द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज द एरोबिक रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग रेट क्या हो रहा है, आप 1 मिनट में कितनी बार ब्रीद
आउट कर रहे हो, ब्रीथ इन कर रहे हो, मतलब इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। सेलुलर रेस्पिरेशन, जो आपके सेल में जो रेस्पिरेशन हो रहा है ना, वो उसको हम बोलते हैं सेलुलर, जो रेस्पिरेशन आपके सेल के थ्रू हो रहा है दैट इज़ अ सेलुलर रेस्पिरेशन। मैंने बताया ये डायफ्राम क्या होता है बेटा, तो आपके एब्डोमेन के पास होता है, वो क्या होता है डायफ्राम, रिब्स के नीचे। तो एक्सहेलेशन मतलब सांस को छोड़ना। गिल्स मतलब क्या होते हैं, वो फिशेस में होते हैं जिसके थ्रू ये सांस लेते हैं। लंग्स जो ह्यूमन में होते हैं इसके थ्रू सांस लेते हैं। इनहेलेशन मतलब सांस अंदर लेना। स्पाइरिकल जैसे मैंने बताया है इंसेक्ट वगैरह के पास आपको देखने के मिलते हैं। ट्रेकिया, ट्रेकिया क्या होती है, ये ट्यूब होती है। स्पाइरिकल क्या होता है, ओपनिंग होती है साइड की, है ना, ये ट्यूब होती है। और रिब्स क्या होती है आपकी, जो मैंने बताया जो हड्डी ढांचा नहीं दिखता जिसके अंदर एयर आती है। तो ये आपको पता चल गया बेटा। तो हमने आज ये पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछिए, और प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।